साक्षरता अभियान क्या कोरोना और वैक्सीन। वाराणसी के सभी श्रोताओं दर्शकों को नमस्कार। विश्वास न्यूज की इस वेबिनार में मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जागरण न्यू मीडिया जागरण सबों का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और विश्वास न्यूज इस परिवार का फैक्ट चेकिंग विंग जो प्रतिबद्ध है सच की पड़ताल के लिए। हम IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड हैं और हिंदी और इंग्लिश समेत 12 भाषाओं में फैक्ट चेक करने वाले प्रमुख मीडिया समूह हैं। सच के साथी कैंपेन के तहत हम पहले भी 2 बार देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुके हैं, जहां हमने लोकसभा चुनाव और कोविड पैंडेमिक पर आप लोगों से बात की थी। मौजूदा समय में देशवासियों ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया, लेकिन फेक न्यूज से भी उतना ही डटकर मुकाबला जरूरी है, क्योंकि कोरोना जितनी ही घातक है उससे जुड़ी भ्रामक और गलत खबरें। वैक्सीन का सभी को इंतजार था, वैक्सीन आ भी गई है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर कुछ भ्रम, कुछ अफवाहें, कुछ गलत जानकारियां सामने हम देखने लगे हैं। लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन्हीं भ्रमों को दूर करने और फैक्ट आपके सामने रखने के लिए हाजिर रहते हैं। जागरण न्यू मीडिया के मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत आज की वेबिनार IFCN के वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत आपके समक्ष हो रही है। किसी का अगर इस वेबिनार के दौरान कोई भी सवाल हो हमारे एक्सपर्ट से, तो आप क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में जो यहाँ चैट बोर्ड है, आप अपना सवाल टेक्स्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट्स दें। देश के जाने गणमान्य लोक अतिथि हमारी वेबिनार में हमारे साथ जुड़ते हैं। आज इसी कड़ी में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हमसे इस वेबिनार के बीच में जुड़ेंगे। उनका मैं अभी से स्वागत करता हूं। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, धर्मार्थ पर्यटन संस्कृति एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश मंत्री महोदय भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी अभी से स्वागत है। वेबिनार में हम देश के जाने माने मेडिकल एक्सपर्ट्स को आपसे रूबरू कराते हैं। आज हमसे जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनंत पाराशर, MD इंटरनल मेडिसिन, पुष्पांजलि हॉस्पिटल गुड़गांव। डॉक्टर अनंत, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पिछली वेबिनार में हमारे साथ थे, हमारे कानपुर की वेबिनार में। आज आप वाराणसी में भी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत। डॉक्टर हेमंत गुप्ता वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस वेबिनार में। मेरे अलावा उर्वशी कपूर, आशीष महर्षि आपसे रूबरू होंगे। पल्लवी ने प्रेजेंटेशन डेस्क संभाला हुआ है और बनारस के संपादक भारतीय बसंत कुमार भी आपसे मुखातिब होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वेबिनार। मैं हैंडओवर करना चाहूंगा मेरी फैक्ट चेकर साथी उर्वशी कपूर को। उर्वशी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। और मैं जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबका स्वागत करती हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला हमारे इस वेबिनार में शामिल होने के लिए। और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी शुक्रिया करती हूँ। और हम कोशिश करेंगे आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल जो कि कोविड या वैक्सीन से जुड़े हैं या इनफैक्ट फैक्ट चेकिंग से भी जुड़े हैं, तो हम उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं इस सेशन को। वैसे तो सब जानते हैं कोरोना वायरस 1 साल से ज्यादा हो गया है, पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला हुआ है। और अभी रिसेंटली जो दूसरी वेव, जो नई वेव आई थी कोविड की, वो काफी ज्यादा खतरनाक भी थी। काफी लोगों ने इसमें जानें भी गंवाई। कोरोना वायरस कब शुरू हुआ? कोरोना वायरस जो नोवेल कोरोना वायरस, जिसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 यानी कि SARS-CoV-2 के नाम से भी जाना जाता है, इसका संक्रमण का पहला मामला चाइना यानी कि चीन के हुबेई प्रोविंस के वुहान शहर में पाया गया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जो वर्ल्ड की ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है WHO, उसके सामने सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को सबसे पहले ये मामला दर्ज हुआ था। और 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस संक्रमण को एक वैश्विक इमरजेंसी घोषित किया था और 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित
कर दिया गया था। एक पैंडेमिक के रूप में ये हमें हमारे सामने आया है। एक पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड में ये महामारी, ये जो पैंडेमिक है, ये फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 संक्रमण के लक्षण। इससे पहले कि मैं ये आपको बताऊं, हमारे साथ डॉक्टर्स जो इस फील्ड में इस काफी समय से काम कर रहे हैं, कोविड पेशेंट से डायरेक्टली जो डील कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों ना हम उन्हीं से जान लें कि क्या कोविड के क्या लक्षण होते हैं, माइल्ड से लेके मॉडरेट से लेके सीवियर तक क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और कैसे वो ऐसे जो केसेस है उनसे उनको ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर अनंत हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अनंत, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी इस वेबिनार में, और मैं ये पूछना चाहूंगी क्या सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो माइल्ड हो या सीवियर हो, क्या सिम्टम्स होते हैं कोविड के, आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार एंड उर्वशी जी एंड विश्वास न्यूज़ की पूरी टीम को मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो उर्वशी जी, सबसे पहले अगर हम कोविड-19 के लक्षणों की बात करें तो इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि मरीज की तबीयत जिसमें कम खराब होती है, उसमें हमें बुखार देखने को मिलेगा सबसे पहले, जो ज्यादातर लोगों में देखा गया। उसके अलावा सूखी खांसी रह सकती है और पेशेंट को बॉडी एक्स हो सकता है, थकान दिन भर रह सकती है और कुछ काम ना करने का मन हो सकता है। ये सब सिम्टम्स रह सकते हैं। तो खांसी, बुखार, जुकाम जो नॉर्मल कोल्ड में दिखते हैं वो माइल्ड सिम्टम्स है। मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स की तरफ अगर हम जाते हैं, अगर पेशेंट की ज्यादा तबीयत खराब होती है या लंग्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता तो उसमें हमें लक्षण दिख सकते हैं कि सांस ना ले पाना, पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत होना, बहुत लेबर होना एंड पेशेंट को अपने आपे में ना रह पाना, कंफ्यूजन होना और बस पूरा दिन बेड पे लेटे रहना। तो ये कुछ लक्षण है जो सीवियर की तरफ जाते हैं। या फिर सैचुरेशन का फॉल होना, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाना शरीर में। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो डेंजर साइंस जिनको हम कह सकते हैं, जो सिग्निफाई करते हैं कि ये मॉडरेट या फिर सीवियर इलनेस की तरफ जा रहा है या पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनंत। तो जैसे डॉक्टर अनंत ने हमें बताया कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और आज के इस वेबिनार में वैक्सीन को लेके भी हम चर्चा करने वाले हैं कि कोविड वैक्सीन जैसे कि अब लगने लग गई है भारत में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 की हम बात कर रहे थे। कोरोना वायरस से जो संक्रमण हो जाता है, उससे बचने के क्या उपाय हैं। किसी कार्य, आप जैसे कि आप सभी जानते हैं, और ये जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं या प्रिकॉशंस हैं वो काफी समय से लोग फॉलो भी कर रहे हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे जाने से बचना चाहिए, बार बार हाथ अच्छे से साबुन से धोएं, अगर आप कहीं बाहर है तो सैनिटाइजर, जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। खांसते या छींकते समय आप अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढके, टिश्यू से ढके, और उस पेपर को आपको फेंक देना चाहिए। और किसी भी सतह को या किसी भी आप हैंडल को या दरवाजे को टच करें तो आपको अच्छे से उसको सैनिटाइज टाइम टू टाइम करना चाहिए, ताकि वहां पे अगर कोई वायरस है तो वो आपके हाथ तक ना पहुंचे। इमरजेंसी, ये सवाल है जो मैं डॉक्टर हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे उनके पास आना चाहूंगी कि काफी लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि माइल्ड सिम्टम्स हो तो वो उनको घर पे ही रहना चाहिए एंड घर पे ही आइसोलेट होना चाहिए, लेकिन वो मेडिकल इमरजेंसी की जो सिचुएशन है वो कब आती है कि मतलब लोगों, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, या कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हमारे को ये सिम्टम्स है डॉक्टर से तुरंत सलाह करें, और अगर जरूरत पड़ने पे हमें एडमिट होना हो तो हम एडमिट भी हो सके। तो डॉक्टर हेमंत, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी कि इमरजेंसी मेडिकल सहायता की जरूरत कब पड़ती है। धन्यवाद उर्वशी जी। आजकल जो कोविड जो फैला हुआ, जिसका हम लोग सब जानते हैं वैश्विक महामारी है, इसमें जो हम लोग को अगर पहले लक्षण दिखते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो इन्फ्लुएंजा के जो लक्षण है, सर्दी जुकाम और बुखार आता है, तो इसको हमको हल्के से नहीं लेना है। हम लोग को तुरंत किसी ना किसी अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क में आना है, ताकि वो तुरंत उसके बारे में ध्यान रख सके। आजकल हो क्या रहा है उर्वशी जी कि लोग व्हाट्सएप से ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं। व्हाट्सएप में इतने ट्रीटमेंट घूम रहे हैं कि लोग उससे कंफ्यूज भी हो रहे हैं और लोग उसको सही मान के वो इलाज भी कर रहे हैं। उसमें कई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के भी आ रहे हैं, कोई मॉडर्न मेडिसिन के भी आ रहे हैं।
तो पहली बात सबसे सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि कोई एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर या आपका फैमिली डॉक्टर हो लोकल लेवल पे, उसके आप जरूर संपर्क में आए और उनसे ही आप समझें कि मुझे क्या आगे करना है। तो जो हम लोग जो करते हैं शुरुआत में 2-3 दिन 4 दिन हम लोग मरीज को सामान्यतः उसको हम लोग ढांढस बंधाते हैं और साधारण दवाइयां देते हैं। उसमें सिंपल एंटीबायोटिक है और डॉक्सी और एजिथ्रोमाइसिन और पैरासिटामोल वगैरह दिया जाता है। अगर मरीज को उससे लाभ हो जाता है, साधारण बुखार है, सामान्य वो है और ठीक हो जाता है, तो उसको आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि नहीं, अगर ये मरीज को बुखार बना हुआ है, सांस लेने में परेशानी आ रही है और उसको जरूरत से ज्यादा कमजोरी, उठने का भी मन ना करे, इसको हम लोग हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। कई बार क्या होता है कि उसका सैचुरेशन ड्रॉप करता है, रोगी को नहीं मालूम क्योंकि शायद वो देख नहीं पा रहा है उसका कितना सैचुरेशन है, और उसका एक ही उसका लक्षण होता है, डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा कमजोरी है, उठने का भी मन नहीं कर रहा है। इसको हम लोग को हल्के से ना लेके तुरंत उस पर हम लोग को एक्शन लेना है, सैचुरेशंस देखने हैं। और अगर इस तरीके से उसको बुखार बन रहा है, खासतौर से 5वें-6वें दिन तक बुखार अगर चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को ये जरूर एक सीटी स्कैन करा के देखना है कुछ चेस्ट में लक्षण वगैरह तो नहीं आ रहे हैं और सैचुरेशन डाउन होना है या कुछ फॉल किया है पहले से, तो तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमंत। और अगर किसी के मन में कोई भी शंका थी इससे रिलेटेड कि कब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, वैसे तो आपके जो जिन भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आपको सही से बता सकते हैं, लेकिन जो भी डॉक्टर हेमंत ने बताया उन बातों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 वायरस म्यूटेशन, वायरसों का रूप समय के साथ बदलता रहता है, जैसा कि हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। और जब वायरस खुद को रेप्लिकेट करता है तो उसमें कुछ बदलाव भी होते हैं जिसे म्यूटेशन कहा जाता है, और एक से अधिक म्यूटेशन को नए वेरिएंट्स कहा जाता है। सो कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट्स का वैक्सीनों पे क्या असर है, ये हमने इस सेशन के पहले भी कुछ एक्सपर्ट से बात की थी, जो कि हमें ये पता चला कि अभी विकसित हो रही या इस्तेमाल के लिए अप्रूव की गई वैक्सीन नए वेरिएंट्स के खिलाफ भी कुछ सुरक्षा जरूर देती है। तो बहुत जरूरी है कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। जितने भी लोग 18 साल से ऊपर है या 45 ईयर्स से ऊपर हैं, उनको जरूर ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद चैट बॉट के जरिए पूछ सकते हैं। और मैं देख रही हूँ कि सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो हम बीच बीच में आप सभी के सवाल कोशिश करेंगे कि हम जितना भी समय है हमें मिला है उतने में हम सारे सवालों के जवाब दे सके। भारत में 3 वैक्सीन सभी लगने लग गई हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सिन कुछ समय से लग रही है। स्पुतनिक भी अब भारत में आ गई है और कई जगहों पे वो स्टार्ट हो गई है लगनी। सो कोरोना वायरस संभवतः अपनी तरह का एक अकेला वायरस है जिसके लिए अलग अलग तरीके की वैक्सीन उपलब्ध है। और भारत में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 वैक्सीन अभी उपलब्ध है, कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक। थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स है जो आई एम श्योर कुछ लोगों को पता होंगी, बट मैं फिर शेयर करना चाहूंगी कि कोविशील्ड वैक्सीन में एक चिंपैंजी एडेनोवायरस को ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि ये ह्यूमन सेल्स में कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन ले जा सके और इससे शरीर कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है। और कोवैक्सिन में ऑन द अदर हैंड एक इनएक्टिवेटेड वायरस होते हैं जो किसी शख्स को संक्रमित नहीं करते, लेकिन इम्यून सिस्टम को एक्टिव वायरस से लड़ने लायक तंत्र विकसित करने में सहयोग करते हैं। इस पे एक सवाल है जो मैं डॉक्टर अनंत आपके पास आना चाहूंगी कि एक अरविंद है हमारे यूजर, उन्होंने पूछा है कि अगर वैक्सीन मतलब अगर किसी को कोविड हुआ है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है और रिसेंटली बस अभी कुछ ही दिन पहले खत्म हुआ है, तो कोविड होने के कितने महीने बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी देखिए, हिसाब से तो अगर आपको अभी रिकवरी हुआ है कोविड इन्फेक्शन के बाद, तो कम से कम 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक आपको टाइम देना चाहिए अपनी बॉडी को रिकवर होने का, अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को वापस नॉर्मल लेवल्स पे आने का, बेसिकली बिल्डअप होने का, ताकि आप जब वैक्सीन लगवाएं तो उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कुछ दिन रहने हैं उनको आप आसानी से झेल पाए। इसलिए हम यूजुअली एडवाइस करते हैं सारे पेशेंट्स को कि अगर आप अभी इन्फेक्ट हुए हैं और रिकवर हो चुके हैं तो आप कम से कम 1 महीने का गैप दीजिए और उसके बाद अगर आप ठीक रहते हैं आप जाके अपनी वैक्सीन का डोज ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनंत। और जैसे कि हम बता रहे थे कि 3 तरीके की वैक्सीन हैं,
कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक, जिसके बारे में मैंने अभी आपको कोविशील्ड और कोवैक्सिन के बारे में बताया। स्पुतनिक भी रशिया की वैक्सीन है जो भारत में आ चुकी है और उसके कुछ जो डोजेस है वो लगने भी शुरू हो गए हैं। तो आपको कोई भी वैक्सीन किसी भी सेंटर पे अगर आपको स्लॉट मिल रहा है, आप कोविन ऐप पे जाके रजिस्टर करिए और जरूर से जरूर जाके वैक्सीन की डोज लगवाइए। क्या वैक्सीन नए वेरिएंट्स पर असरदार है? जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले कुछ ही देर पहले बताया कि कोविड-19 वैक्सीनों को लेकर उम्मीद है कि ये वायरस के म्यूटेंट्स के खिलाफ भी सुरक्षा दे सकती है। ये बीमारी को गंभीर रूप लेने से बचा सकती है और वैक्सीन एक व्यापक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स तैयार करती है और वायरस के म्यूटेशन पर इसे पूरी तरह बेअसर नहीं होना चाहिए। और कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट्स को लेकर अभी आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और आई एम श्योर कि हमारी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो डेटा भी अब टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर रही है। तो अगर आपको कुछ डेटा रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज आप हमारी हेल्थ जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उस पर जाके देख सकते हैं। वैक्सीन लेने के दौरान अगर आप वैक्सीनेशन लेने जा रहे हैं, वैक्सीन का स्लॉट आपका बुक हो चुका है, तो आपको वैक्सीन लेने के दौरान, उसके पहले और बाद में क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको ये श्योर कर लेना चाहिए कि आप वैक्सीन से जुड़ी सारी जानकारियां जो भी आप, बहुत लोगों की आदत होती है कि कुछ भी अगर वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो इंटरनेट पे जरूर सर्च करेंगे कि क्या हम वैक्सीन लेने जाना चाहिए। उससे रिलेटेड काफी ऐसी फेक न्यूज भी वो पढ़ लेते हैं जिसकी वजह से कुछ हेजिटेंसी होती है कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। अगर आप एक्चुअल में कुछ पढ़ना भी चाहते हैं, वैक्सीन से जुड़ी कुछ खबरें पढ़ना चाहते हैं, तो आप सिर्फ रिलायबल सोर्सेज पर ही जाएं, यानी कि डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं या WHO की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, यूनिसेफ की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं या स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, ना कि आप सोशल मीडिया पे या सिंपल गूगल सर्च करके आप उसकी जानकारी ले। तो कहीं कहीं आपको कुछ ऐसी भ्रामक खबरें भी दिख जाएंगी जिसकी वजह से आप खुद भ्रमित हो सकते हैं। आप जब भी वैक्सीन लगवाने जाएं, एक आपको पता है कि आपको मास्क, इनफैक्ट डबल मास्क लगा के जाना चाहिए, फेस शील्ड लगा के जाना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें अपने साथ। और अपॉइंटमेंट में आपको एक नोटिफिकेशन मिला होगा और उस नोटिफिकेशन और अपनी ID प्रूफ के साथ जब भी आप सेंटर में जाएं वो लेके जाएं। और कपड़े, ये सारी बेसिक जानकारियां हैं जो आप सभी को पता है कि आपको ज्यादा मींस अकॉर्डिंगली आपको ड्रेसअप होके जाना है, ताकि वहां जाके आप जब भी आप अपने हाथों में अपनी वैक्सीन लगवाएं तो आपको ज्यादा अपने कपड़ों को एडजस्ट ना करना पड़े। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाएं। अगेन वहां जाके आपको इन बातों का ख्याल रखना है। आपको कुछ वैक्सीन सेंटर्स में हमने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखना चाहिए। आपको एक मीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए और आपको किसी भी सतह को या किसी दरवाजे को आप टच करें तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। और आपको वैक्सीन जब भी लग जाए उसके बाद, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीन लग गई तो आप बिना मास्क के आप कहीं बाहर घूम सकते हैं। आपको उतनी ही सावधानियां बरतनी है जितना आप वैक्सीन लगने से पहले कर रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड। साइड इफेक्ट्स पे आते हैं। डॉक्टर हेमंत, मैं इस स्लाइड पे आपके पास आना चाहूंगी कि हम जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ जो भी लोग वैक्सीन लगवा के आ रहे हैं, अगले 1 या 2 दिन तक उनको कुछ साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बहुत मामूली से साइड इफेक्ट्स हैं। सो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या वैक्सीन लेने के बाद कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, हम लोग उनको माइल्ड सिम्टम्स कहते हैं, जो साधारणतः हम लोग तो बहुत वैक्सीनेशन होते रहते हैं इस देश में, सारे ही वैक्सीन में लगभग दिखता है। वो होता है मेनली कि बुखार आना, ठंड लग के बुखार आना, लोकल हो सकता है कि जहाँ पे वैक्सीनेशन लगा है वहां पे सूजन आ जाना, वहां दर्द होना, थोड़ा सा बॉडी एक होता है या कमजोरी लगती है, और थोड़ा हेडेक, माइल्ड हेडेक होता है, बॉडी एक होता है। ये 2 से 3 दिन में ये लक्षण वैक्सीन लगने के बाद सामान्यतः खत्म हो जाते हैं। कभी कभी बुखार 100 से ऊपर या 102 तक भी जा सकता है, जिसके लिए हम लोग को घबराना नहीं है। केवल हम लोग पैरासिटामोल ले सकते हैं, जो कहा भी गया है सरकारी, आप लोग वेबसाइट्स पे जाइए, स्वास्थ्य मंत्रालय की, WHO की, उन्होंने सबने लिखा है कि आप उसके लेके घबराएं नहीं, सिंपल पैरासिटामोल लेके आप अपने
इन लक्षणों के से संग घबराना नहीं है, ये 2-3 दिन में स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मेनली जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और चीज कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद 1 घंटा रुकिए। कई लोग इतना हड़बड़ाते हैं कि तुरंत भागने की कोशिश करते हैं, तो वो इसलिए कहा है क्योंकि नया वैक्सीनेशन है, हम लोग बहुत कुछ जानते नहीं है इसके बारे में, तो कहीं कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या सीवियर साइड इफेक्ट ना हो, जिसके लिए तुरंत आपको डॉक्टरी सहायता या एडमिशन की जरूरत ना पड़े। इसलिए ये कहा गया है कि वहां आप जाएं, आराम से जाएं, उस दिन और कोई हड़बड़ाहट ना करें और अपना डिस्टेंस बना के, मास्क पहन के, सैनिटाइज होके, जैसा उर्वशी जी ने बताया, आप वहां पे रुके कोविड सेंटर में 1 घंटा कम से कम, और अगर आपको कोई भी इस तरह का सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता है उसके बाद आप वहां से जा सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर हेमंत ने बताया कि जो बेसिक मामूली से साइड इफेक्ट्स होते हैं जब भी आप वैक्सीन लगवा के आते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 1-2 दिन में साइड इफेक्ट्स जो भी हो रहे हैं, आपको अगर हल्का बुखार है या कोई भी साइड इफेक्ट है, आपको 1-2 दिन में वो सिम्टम्स कम हो जाएंगे। और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं या उस वैक्सीनेशन सेंटर से भी संपर्क कर सकते हैं जहां से आपने वैक्सीन लगवाई है। DRDO ने एक नई कोरोना दवा निकाली है जिसका नाम है 2G। भारत ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 2G दवा लॉन्च कर दी है और इस दवा का नाम है 2-deoxy-D ग्लूकोज, जिसका नाम है 2DG। और माना जा रहा है कि ये दवा कोविड के जो मरीज है या जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है उनको तेजी से ठीक होने में मदद कर सकती है और उनकी ऑक्सीजन की जो डिपेंडेंसी है उसको भी कम करेगी। और जो DRDO है, इसमें जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ मिलकर ये 2DG दवा बनाई है। और कोरोना की ये दवा एक सैशे में पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोलकर लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर्स रिकमेंड करेंगे तभी आप इसको ले सकते हैं, खुद से नहीं लेनी चाहिए। इनफैक्ट कोई भी दवा खुद से नहीं लेनी चाहिए अनलेस आपके डॉक्टर्स आपको सलाह दें। आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन के जो आप अपनी स्क्रीन पे कुछ नंबर्स देख पा रहे होंगे कि ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं कि अगर कोई भी आपको वैक्सीन से जुड़ी कुछ भी बात करनी है या कुछ भी आपके मन में कोई सवाल है या कोई संदेह है, आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या कोविड से जुड़ा कुछ भी आपको सवाल पूछना है तो आप सामने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर भी मौजूद है और एक ईमेल आईडी भी मौजूद है nboc2019@gov.in। इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल करके आप वैक्सीनेशन सेंटर की अगर आपको कोई सलाह लेनी है तो आप वो भी जानकारी इन नंबर्स या इस ईमेल आईडी पे ले सकते हैं। रजिस्टर कैसे करना है? जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, मैं आपसे सबसे आग्रह करूंगी कि जो लोग वैक्सीन आपके अगर किसी फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन में कोई लगवाना चाहते हैं और अगर वो आप मतलब जानकारी लेना चाहते हैं, आप उनको जरूर बताएं कि कैसे आपने रजिस्टर किया था। cowin.gov.in वेबसाइट की एक वेबसाइट है जिसकी मदद से आप कोविन पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं, वहां रजिस्टर अपना एक आईडी प्रूफ से रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जो भी आपको शेड्यूल, जहां का भी स्लॉट मिल रहा है, जिस भी वैक्सीन का स्लॉट मिल रहा है, आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं और उस दिन आप जो भी टाइम स्लॉट मिल रहा है आप वहां अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके उस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। 18 साल से अधिक उम्र के सारे जो नागरिक है वो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा जब आपको वैक्सीन लग जाएगी। उसके बाद एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी होता है जो कि सरकार की तरफ से कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, जिसको CVC कहते हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी होता है। और ये एक साबित, आप ऐसे मामले जिनमें ये साबित करना होगा तो वैक्सीनेशन हुआ है, जैसे कि आप कभी ट्रैवल करते हैं, आगे जाके यात्रा करते हैं, तो इस सर्टिफिकेट की आपको मदद मिल सकती है। और भविष्य में आपको शायद अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा या सामाजिक गतिविधियों के लिए भी ये सर्टिफिकेट आपको पेश करने की जरूरत पड़ सकती है। और कोविन द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट में सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं और आप इस सर्टिफिकेट को डिजिटली वेरीफाई भी किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हमने अभी देखा कि कोविड की एक नई लहर आई थी कुछ ही दिन पहले, जिससे कि हमने सुना कि म्यूटेंट वायरस का म्यूटेशन हुआ था जो कि ज्यादा खतरनाक था। ये एक सवाल लेना चाहूंगी यहाँ पे मैं डॉक्टर अनंत आपसे कि डबल म्यूटेंट वायरस
क्या है और क्या ये ज्यादा खतरनाक है? ऑब्वियसली हमने देखा कि काफी केसेस इस बार ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं, सो इस पे कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। उर्वशी जी, देखिए, डेफिनेटली ये जो नया स्ट्रेन है जो इस साल हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर स्ट्रेन। लास्ट ईयर जो आया था पिछले साल, वो बहुत माइल्ड इलनेस कर रहा था, लोग इतने ज्यादा हद तक बीमार नहीं पड़ रहे थे, और जो बीमार पड़ भी रहे थे वो कुछ दिनों में, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर लोग कुछ दिनों में रिकवर कर रहे थे, बिकॉज एक बहुत माइल्ड इलनेस कर रहा था, ऑलमोस्ट 80 to 85% केस। बहुत कम लोग ऐसे थे पिछले साल जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी, जिनको ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, एज कम्पेयर टू दिस ईयर। तो इस साल जो स्ट्रेन है, जो भी म्यूटेशन हुआ है, जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, उसकी वजह से लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, और जो सिवियरिटी ऑफ इलनेस है, जो गंभीरता है बीमारी की, वो बहुत ज्यादा है। तो हॉस्पिटलाइजेशंस ज्यादा हो रही हैं, ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की डिमांड है, ज्यादा लोग वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं, और जो लोग घर पे ठीक हो रहे हैं उनकी मात्रा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कम है। तो डेफिनेटली उर्वशी, इस साल जो हम स्ट्रेन देख रहे हैं, और अभी पिछले कुछ महीनों से, तो बहुत खतरनाक है और हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनंत। पल्लवी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अनंत ने हमें अच्छे से बताई दिया कि क्या है डबल म्यूटेंट वायरस और कैसे केसेस, अभी हमने देखा कि कैसे केसेस बढ़े हैं। ब्लैक फंगस की बात करते हैं। अभी कुछ ही दिन से हम टीवी में ये सुन रहे हैं कि ब्लैक फंगस एक बीमारी है जो कि काफी फैल रही है, और काफी केसेस भी हमने सुनने में आए हैं, चाहे वो दिल्ली हो या अन्य जितने भी प्रदेश हैं, ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं। सो म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस आंखों की बीमारी है, जिनका शिकार होने पर मरीज की आंखों की रोशनी तक जा सकती है। कोविड-19 संक्रमण के बाद भारत में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं, और ऐसा हमने सुना भी है कि स्टेरॉइड्स का ओवर यूज करने से भी किसी किसी केसेस में इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है और ब्लैक फंगस के केसेस देखने में आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी ये फंगल इन्फेक्शन या ब्लैक फंगस के केसेस भारत में थे कोविड से पहले। सो डॉक्टर हेमंत, मैं यहाँ पे आपके पास आना चाहूंगी। आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या है ये ब्लैक फंगस की बीमारी और क्यों हम इतने राइजिंग केसेस देख रहे हैं इसके? देखिए उर्वशी, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस ऐसा फंगस है जो भारत में पहले भी पाया जाता था, और स्टेरॉइड का जो नाम लिया जा रहा है आजकल, केवल उसको बनाया जा रहा है कल्प्रिट। स्टेरॉइड का यूज विगत कई वर्षों से कई रोगों में उसका यूज होता आया है, यहाँ तक कि कई बार तो केवल जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, सिवियर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स होते हैं, ये लाइफ सेविंग ड्रग है। प्रॉब्लम क्या हुई, जहां तक हम लोग आज भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग केवल मेडिकल साइंसेज में सिंगल फैक्टर को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते, मल्टी फैक्टोरियल होती हैं चीजें, क्योंकि पिछले 70 वर्षों इन सब रोगों में इस्तेमाल किया गया। म्यूकोरमाइकोसिस का इतना बड़ा प्रकोप नहीं था, लेकिन अभी क्यों आया है, इसमें हम लोग ये समझ सकते हैं कि पहले जो स्टीरॉयड का यूज था, तो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे जुडिशियस यूज था, उस पर हम लोग देते थे, लॉन्ग टर्म भी दिया है, हम लोग साल साल भर खिलाते हैं, कई वर्षों तक भी खिला सकते हैं स्टीरॉयड, लेकिन वो जुडिशियस यूज होता है, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे होता है। और अभी जो एक पैनिक वेव आई कि स्टीरॉयड से बचा जा सकता है शायद, तो उस पे मरीजों ने खुद स्वयं जाके दवा खरीदी है मार्केट से और स्वयं लेना शुरू कर दिया। तो शायद वो ना तो डोज का उनको ख्याल था, ना कितने दिन लेना है इसका कोई उनको ख्याल था। और भी कई फैक्टर्स आ रहे हैं, कई बार हुआ कि शायद ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने पड़े जो साफ नहीं होते, प्रेशर क्लीनिंग होती है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, तो ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स साफ नहीं होते हैं, तो इनमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये सब फंगल ग्रोथ वगैरह शायद ये नहीं होगी। क्योंकि सिवियर जो कोविड पेशेंट्स हैं जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की, नेजल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, उनमें ये म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स हम लोग को ज्यादा दिखाई दिए, जिनको 18 लीटर 20 लीटर तक की भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। दूसरा एक आया है कि ये ओवर यूज ऑफ मास्क। हम लोग हमेशा कहते हैं कि मास्क को आप, जो सर्जिकल मास्क हो वो आप हर दिन डिस्कार्ड करिए और नया मास्क लीजिए, लेकिन अब ये जनता में ये चीज है कि वो लोग मास्क कई कई दिनों तक यूज करते हैं।
जो डैम्प हो जाते हैं मास्क, ये आप जानते हैं कि भारत का क्लाइमेट डैम्प है, उसमें ऑटोमेटिकली फंगस ग्रो करता है। तो इसका ओवर यूज ऑफ इन्फेक्टेड मास्क से भी ये एक थ्योरी चली है कि ये शायद हम लोग इससे इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। तो केवल एक फैक्टर को ना लेके, क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है, बिल्कुल दवाई लेना ही बंद कर देते। बीच में ये न्यूज आया तो लोगों ने कहा साहब आप हमको स्टीरॉयड मत दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन ये उनको समझाना पड़ता है कि सही ये दवाई है, जरूरी दवाई है और आपकी लाइफ सेविंग ड्रग भी हो सकती है कई बार। तो केवल हम लोग इसमें ये पेशेंट्स को ये बताएं या रोगियों और पब्लिक को ये बताएं कि हम लोग अपना मास्क रोज बदलें, अपना जुडिशियस डॉक्टर को दिखा के दवाई लें, चाहे वो जो दवाई देता है समझ के देगा दवाई आपको, जाके ओवर द काउंटर जाके इस तरह की दवाइयों का उपयोग ना करें, ये हानिकारक हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर हेमंत जी का यहाँ बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने वक्त निकाला। डॉक्टर अनंत जी का धन्यवाद, उन्होंने समय निकाला और लगातार इस सेशन के दौरान जवाब हमारे देते रहे। हम विश्वास न्यूज की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आप लोग जो भी लोग आज जुड़े इस वेबिनार में, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अगर विश्वास न्यूज टाइप करेंगे तो हमारे पेजेस आपके सामने, हमारे हैंडल आपके सामने आ जाएंगे। आप कृपया उन्हें लाइक करें ताकि हम जैसे जैसे आगे जो जो एक्टिविटीज करते हैं वो आप तक पहुंचे। हमारा चैटबॉट नंबर है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस चैट ये साइट पर भी आपको मिलेगा, तो आप साइट पर जाकर भी नोट कर सकते हैं। आपको कोई भी खबर ऐसी लगती है जो आपको फैक्ट चेक करानी है तो आप उसका लिंक या स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पर भेजें। हमारी टीम आपके लिए उसका फैक्ट चेक करके बिल्कुल मुस्तैदी से आपके लिए एक्टिव रहेगी। ये वेबिनार्स की जो हमारी कड़ी चल रही है, इसमें हम पिछली 2 वेबिनार के बाद आज तीसरी वेबिनार हम यहाँ वाराणसी में कर रहे हैं। 31 मई को हम इसके बाद गोरखपुर में लोगों से रूबरू होंगे। आप गोरखपुर में आपका कोई साथी रहता हो, आज कोई आप लेट ज्वाइन कर पाए हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको पता ही है, साइट पर आएँ, रजिस्टर कराएं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार। मीडिया साक्षरता अभियान क्या कोरोना और वैक्सीन